एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम विक्रम था। वो बहुत ही आलसी था। वो हर दिन सुबह उठने में देरी करता था और फिर दिन भर आराम करता था। विक्रम के पास एक छोटा सा घर था जहाँ वो अपनी पत्नी निशा के साथ रहता था। निशा एक मेहनती महिला थी। वो घर का सारा काम खुद करती थी। वो विक्रम को हमेशा कहती थी कि वो अपना काम करे, लेकिन विक्रम कभी नहीं मानता था। एक दिन गांव के सरपंच ने विक्रम को बुलाया और कहा, विक्रम, तुम्हारी लकड़ी काटने की क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन तुम आलसी हो। अगर तुम अपना काम ठीक से करोगे तो मैं तुम्हें एक बड़ा ऑर्डर दूंगा। सरपंच जी, मैं समझता हूँ कि मैं आलसी हूँ, लेकिन मैं अपना काम करने की कोशिश करूंगा। मैं जानता हूँ कि मेरे पास लकड़ी काटने की क्षमता तो है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने काम को लेकर थोड़ा लापरवाह हूँ। मैं अपने काम को लेकर ज्यादा गंभीर होने की कोशिश करूंगा और आपको आश्वस्त करता हूँ कि अपना काम ठीक से करूंगा। लेकिन जब विक्रम घर गया तो फिर से वो सो गया और उसने अपना काम नहीं किया। विक्रम, तुम फिर से सो रहे हो। तुम्हें अपना काम करना चाहिए। सरपंच ने तुम्हें एक बड़ा ऑर्डर देने का वादा किया है। निशा, मैं जानता हूँ कि मुझे अपना काम करना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा थक गया हूँ। मैं कल से अपना काम करना शुरू करूँगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना काम ठीक से करूँगा और मैं सरपंच को निराश नहीं करूँगा। लेकिन जब विक्रम उठा तो उसने देखा कि उसका ऑर्डर किसी और को दे दिया गया है। विक्रम को ये देखकर बहुत दुख हुआ। निशा, मैंने अपना काम नहीं किया और अब मेरा ऑर्डर किसी और को दे दिया गया है। क्या तुमने फिर से अपना काम नहीं किया? तुम्हें पता है कि हमें उस ऑर्डर की कितनी जरूरत थी? निशा, मैं माफी चाहता हूँ। इस बार मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगली बार अपना काम ठीक से करूँगा। तुम्हारी माफी स्वीकार नहीं है। तुम्हें अपने काम को लेकर ज्यादा गंभीर होना चाहिए था। तुम्हारा तो हर बार का यही नाटक है। जब देखो तब आलस में पड़े रहते हो। मैंने थोड़ी थोड़ी करके तो बचत करके रखी थी, अब तो वो भी खत्म होती जा रही है। निशा, मैं समझता हूँ कि तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने काम को लेकर ज्यादा गंभीर होने की कोशिश करूँगा। तुम्हारे वादे अब मुझे नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे काम की जरूरत है। तुम्हें अपने काम को लेकर ज्यादा गंभीर होना चाहिए और अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। विक्रम और निशा के बीच की बातचीत खत्म होती है और विक्रम अपने काम के लिए तैयार होने लगता है। वो अपने औजार इकट्ठा करता है और लकड़ी काटने के लिए निकल पड़ता है। विक्रम जंगल में पहुंचता है और लकड़ी काटना शुरू कर देता है। वो अपने काम में लगा रहता है और लकड़ी काटने की कोशिश करता है। वो कुछ देर तक लकड़ियाँ काटता है, लेकिन जल्दी उसे नींद आने लगती है। काम करके बहुत थकान सी लग रही है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। थोड़ी देर सोने के बाद शरीर में थोड़ी चुस्ती आ जाएगी, फिर काम करूँगा। विक्रम एक पेड़ के नीचे जाकर लेट जाता है और जल्दी सो जाता है। वो अपने सपनों में खो जाता है और अपने काम के बारे में भूल जाता है। जब विक्रम की आँख खुलती है तो वो देखता है कि रात हो गई है। वो अपने आसपास देखता है और पाता है कि वो अकेला ही है। वो सोचता है कि मैं कितनी देर सोया हूँ और अब मेरा काम कैसे पूरा होगा। अरे, रात हो गई। मैं कितनी देर सोया हूँ। अब मेरा काम कैसे पूरा होगा। घर पर जाकर निशा को ये बताऊंगा तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। एक काम करता हूँ, थोड़ी सी लकड़ियाँ काट लेता हूँ तो निशा को थोड़ी संतुष्टि हो जाएगी। विक्रम जल्दी से उठता है और अपने औजार इकट्ठा करता है और सोचता है कि मैं अभी भी अपना काम पूरा कर सकता हूँ। वो लकड़ी काटने लगता है और अपने काम में लग जाता है। चलो, अब मैं जल्दी से थोड़ी सी लकड़ियाँ काट लेता हूँ। घर जाकर निशा को बताना होगा कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तभी उसे वहाँ भेड़िए की आवाज सुनाई देती है। वो वहीं रुक जाता है और आसपास अपने देखता है। अरे, यहाँ तो भेड़िए की आवाज आ रही है। लगता है रात होते ही जंगली जानवर इस तरफ आ रहे हैं। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये मुझे खा जाएंगे। विक्रम अपने औजार इकट्ठा करता है और वहाँ से जल्दी से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी
उसे लगता है कि भेड़िए उसके पीछे आ रहे हैं। हे भगवान, लगता है भेड़िए मेरे ही पीछे आ रहे हैं। ये मुझे पकड़ लेंगे। मैं क्या करूं? मगर मैं इनके हाथ लग गया तो ये मुझे मार ही डालेंगे। विक्रम जल्दी से भागने लगता है, लेकिन भेड़िए उसके पीछे आने लगते हैं। वो अपने आसपास देखता है तो सामने उसे बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है। अगर मैं इस पेड़ पर चढ़ गया तो शायद भेड़ियों से बच जाऊंगा, वरना ये भेड़िए तो आज मुझे कच्चा चबा डालेंगे। विक्रम पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर फिसल जाते हैं और वो धड़ाम से जमीन पर जाकर गिरता है और देखता है कि एक खूंखार भेड़िया उसकी आंखों के सामने खड़ा है और उसकी ओर वो बढ़ रहा है। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगता है। वो भेड़िए से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जमीन पर फिसलने लगते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाता है। हाय हाय, मुझे बचाओ, ये भेड़िया मुझे मार डालेगा। कोई है? मुझे बचा लो, वरना मुझे ये मार डालेगा। विक्रम की आवाज जंगल में गूंजती है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता। भेड़िया अपनी लाल चमकती आंखों से विक्रम को देखता है। लगता है अब मैं नहीं बच पाऊंगा। ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं आलस के चक्कर में दिन में नहीं सोता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। विक्रम भगवान का नाम लेकर डर के मारे आंख बंद करके वहीं बैठ जाता है, क्योंकि उसके पास अब कहीं जाने का रास्ता नहीं बचा था। भेड़िया घुर्राने लगता है और विक्रम को अपने पंजे में दबाने की कोशिश करता है। विक्रम अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन भेड़िया उसके पीछे आने लगता है। भेड़िए की कुर्राहट जंगल में गूंजती है। तभी एक आदमी ने भेड़िए की कुर्राहट सुनी, जो जंगल के पास से गुजर रहा था। वो आदमी विनोद नाम का एक अनुभवी शिकारी था। ये तो मुझे भेड़िए के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन भेड़िया ऐसे तभी गुर्राता है जब वो किसी इंसान का शिकार करने वाला होता है। लगता है कोई मुसीबत में है। मुझे चलकर देखना चाहिए। विनोद ने अपनी बंदूक ली और जंगल में घुस गया। वो भेड़िए की आवाज की ओर बढ़ने लगा। तभी उसने विक्रम को देखा, जो भेड़िए से भाग रहा था। विनोद ने विक्रम को कहा, तुम यहाँ से भागो, मैं इस भेड़िए को मार दूंगा। अरे ये भेड़िया है, ऐसे कैसे तुम इसे मार दोगे? ये मेरे साथ में तुम्हें भी मार डालेगा। अरे तुम चिंता मत करो, मैं एक शिकारी हूँ और मेरे पास मेरी बंदूक है। तुम जल्दी से दूसरी तरफ भाग जाओ। विक्रम दूसरी ओर भागा। विनोद ने अपनी बंदूक से भेड़िए को निशाना बनाया। उसकी बंदूक के भीतर बहुत सारे पत्थर भरे थे। जैसे ही पत्थर भेड़िए को लगा, वो वहाँ से दूर भाग गया। विक्रम ने राहत की सांस ली और विनोद की ओर मुड़कर कहा, धन्यवाद, आपने तो मेरी जान बचाई। अगर आप आज सही समय पर नहीं आते तो ये भेड़िया तो मुझे मार ही डालता। कोई बात नहीं, ये मेरा कर्तव्य है। वैसे तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी बंदूक में पत्थर क्यों थे? आमतौर पर बंदूक के अंदर तो गोली होती है, लेकिन आपकी बंदूक के अंदर पत्थर? ये तो काफी विचित्र बात लगती है। ये बात थोड़ी विचित्र तो है, लेकिन मैंने अपनी बंदूक में पत्थर इसलिए भरे थे क्योंकि मैं जानता था कि भेड़िया बहुत खतरनाक हो सकता है। मैंने सोचा कि अगर मैं उसे गोली मारूंगा तो वो जान से मर जाएगा, और अपने हाथों से मैं किसी की जान नहीं लेना चाहता। भले ही मैं एक शिकारी हूं, लेकिन मैं सिर्फ लोगों को बचाने के लिए जानवरों को इस पत्थर वाली बंदूक से मारता हूं और किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता। विक्रम ने विनोद की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और कहा, आप तो वास्तव में अनुभवी शिकारी हैं, लेकिन आपको शिकारी कहना गलत होगा, क्योंकि शिकारी तो वो होता है जो जानवरों का शिकार करता है, लेकिन आप तो बस उन्हें डराकर भगा देते हो ताकि लोगों की रक्षा हो सके। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो मुझे भी लगा, लेकिन आप इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि रात को जंगल कितना खतरनाक हो सकता है? इसके पीछे की भी अपनी कहानी है। अगर जीवन में कभी दोबारा मुलाकात हुई तो जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि अगर अभी हम दोनों इस जंगल में थोड़ी और देर रहे तो न जाने कौन से जंगली जानवर से फिर से सामना हो जाए।
विनोद और विक्रम दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। विक्रम घर आकर निशा को कुछ नहीं बताता, लेकिन निशा को उसके चेहरे पर चिंता दिखाई देती है। क्या हुआ? इतने परेशान तो तुम पहले कभी नहीं दिखे, तो फिर आज तुम्हारे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूँ। वैसे भी भला मेरे साथ क्या ही हो सकता है। नहीं नहीं, तुम मुझसे सच नहीं कह रहे हो। और तुम्हें जंगल में आने में इतनी देरी क्यों हो गई? आखिर इतनी देर तक तुम जंगल में क्या कर रहे थे? मुझे बताओ, क्या हुआ है? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। आज जंगल में मुझ पर एक भेड़िया हमला करने वाला था, लेकिन एक शिकारी ने मेरी जान बचाई। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये तुम मुझसे क्या कह रहे हो? एक भेड़िए ने तुम पर हमला कर दिया था। ये तो बहुत ही खतरनाक था। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं अभी भी उस घटना के बारे में सोच रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी जान बच गई। अच्छा हुआ जो वो शिकारी सही समय पर वहां आ गया, वरना ये भेड़िया तो आज मुझे ले ही जाता। अरे, लेकिन जब तुम्हें पता है कि रात को जंगल में भेड़िए घूमते हैं, तो तुम इतनी रात गए जंगल में रुके ही क्यों थे? लकड़ियाँ काट कर लानी थी तो थोड़ा जल्दी काट कर ले आते। तुम ठीक कह रही हो निशा, लेकिन दिन में जब मैं लकड़ियाँ काटने गया था तो थोड़ी देर बाद ही मुझे नींद आ गई थी और जब आंख खुली तो रात हो चुकी थी। मैंने सोचा कि अगर खाली हाथ घर जाऊंगा तो फिर से तुम मुझ पर गुस्सा करोगी, इसलिए मैं लकड़ियां काटने के लिए वहां रुक गया था। हे भगवान, अपने इस आलस के चक्कर में तुम किसी दिन बहुत बुरे फंसोगे। आज तो तुम्हें जैसे तैसे वो शिकारी मिल गया, लेकिन मैं तुमसे साफ साफ कहती हूँ कि अपने इस आलस को त्याग दो, वरना किसी दिन बहुत पछताओगे। अगले दिन विक्रम सुबह जल्दी उठा और निशा से कहा, निशा, अब से मैं सुबह जल्दी जंगल में जाकर लकड़ी काट कर ले आऊंगा। मैंने अपने आलस को त्यागने का निश्चय किया है और अब मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो। विक्रम सुबह सुबह जंगल में गया और जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काटने लगा। वो भेड़िए के डर की वजह से जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काटना चाहता था। उसने जल्दी से लकड़ी काटी और फिर लकड़ी बेचने के लिए कारखाने की तरफ चल दिया। विक्रम लकड़ी बेचने के लिए कारखाने की तरफ निकल गया। वो सोच रहा था कि कारखाने में लकड़ी बेचने से उसे अच्छा पैसा मिलेगा। वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर पाएगा। विक्रम ने कारखाने की गेट पर पहुंचकर गार्ड से बात की। नमस्ते गार्ड भैया, मैं गांव का एक लकड़हारा हूँ। मैं यहाँ लकड़ियाँ बेचने आया हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आइए, मैं आपको मैनेजर से मिलवा देता हूँ। गार्ड विक्रम को मैनेजर के पास ले गया। मैनेजर ने विक्रम से बात की। वैसे मुझे कुछ लकड़हारों की जरूरत तो है जो मेरे कारखाने के लिए लकड़ी काट कर ला सके। आपके पास अभी कितनी लकड़ियां हैं वैसे? जी मेरे पास लकड़ी के 4 गट्ठर हैं। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन एक गट्ठर की कीमत क्या है? ये लकड़ी बहुत ही अच्छी वाली है जी, इसीलिए एक गट्ठर की कीमत 500 रुपए होगी। मैनेजर ने विक्रम की लकड़ी की जांच की तो उसे वो लकड़ी अच्छी लगी। उसने विक्रम से कहा, ठीक है, आपकी लकड़ी अच्छी है, इसलिए मैं आपको 2000 रुपए दे दूंगा। मुझे हर रोज आपसे लकड़ी चाहिए, तो आप हर रोज मुझे कुछ गट्ठर लकड़ी दे दीजिए। ठीक है जी, मैं हर रोज आपको लकड़ी के कुछ गट्ठर ला दिया करूंगा, लेकिन जिस तरह आपने आज मुझे आज के पैसे दिए, वैसे ही हर रोज के पैसे उसी दिन दे देना। हाँ, तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे समय से तुम्हें मिल जाया करेंगे। विक्रम पैसे लेकर घर की ओर चल दिया। वो बहुत खुश था। वो मन ही मन सोच रहा था कि जब वो ये पैसे निशा को देगा तो वो कितनी खुश होगी। जब वो घर पहुंचा तो निशा ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ विक्रम, तुम्हारे चेहरे में इतनी खुशी क्यों है? लगता है तुम्हारा आज काम अच्छा हुआ है। हाँ निशा, मैंने लकड़ी बेच दी और मैनेजर ने मुझे 2000 रुपए दिए। अब मैं रोजाना लकड़ी बेचने जाऊंगा और हमारे परिवार की जरूरतों को पूरा करूंगा। अब से मैं तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा।
मैं बहुत खुश हूँ विक्रम कि तुमने अपने आलस को त्याग दिया। तुम भले ही कम भी कमाओगे तो भी मैं खुश रहूंगी, लेकिन तुम फिर कभी पहले की तरह आलसी मत बन जाना। मैं तुम्हारी बातों को हमेशा याद रखूंगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि फिर कभी आलस नहीं करूँगा। कुछ समय तक तो विक्रम अच्छे से अपना काम करता है। वो हर रोज लकड़ी काटता है और उसे बेचने के लिए कारखाने में ले जाता है। लेकिन धीरे धीरे विक्रम के अंदर फिर से आलस आना शुरू हो जाता है। वो सोचता है कि वो पहले से ही बहुत मेहनत कर चुका है और अब वो थोड़ा आराम कर सकता है। वो अपने काम को टालने लगता है और अपने दिन को आलस में बिताने लगता है। विक्रम की पत्नी निशा ने उसके इस बदलाव को देखा और उसे समझाने की बहुत कोशिश की। विक्रम, तुम्हारे अंदर फिर से आलस आना शुरू हो गया है। तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अगर इसी तरह आलस करोगे तो वो मैनेजर तुम्हें हटाकर किसी और लकड़हारे को काम पर रख लेगा। अरे निशा, मैंने बस कुछ दिन की छुट्टी ली है, तुम चिंता मत करो। मेरे अंदर अब बिल्कुल भी आलस नहीं है। मैं बस कुछ दिन आराम करूंगा और फिर से अपने काम पर लग जाऊंगा। लकड़ी काटने में बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। विक्रम भले ही निशा से ये सब कह रहा था, लेकिन विक्रम के शब्दों में सच्चाई नहीं थी। वो अभी भी आलस में डूबा हुआ था और उसे काम पर ध्यान देने की कोई इच्छा नहीं थी। कुछ दिन बीते, लेकिन विक्रम लकड़ी काटने के लिए नहीं गया। मैनेजर ने विक्रम की अनुपस्थिति को देखा और एक आदमी को विक्रम के घर भेजा। विक्रम जी, मैनेजर ने आपके पास भेजा है मुझे। वो आपको लकड़ी काटने के लिए कह रहे हैं। बहुत दिन हो गए, लेकिन आप कारखाने में लकड़ी लेकर आए ही नहीं। हमें सामान बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत है। अरे क्या बताऊं भैया, इस महीने मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है, इसलिए मैं लकड़ी काटने के लिए जंगल में जा ही नहीं पा रहा। अभी भी मेरी तबीयत बहुत खराब है। तुम मैनेजर को कह दो कि मैं इस महीने लकड़ी नहीं ला पाऊंगा। मैं तो अगले महीने से ही काम शुरू करूंगा। ठीक है विक्रम जी, मैं मैनेजर को बता दूंगा। आप जल्दी से ठीक हो जाइए और लकड़ी काटने के लिए आइएगा। आदमी ने मैनेजर को जाकर सब बताया। मैनेजर साहब, विक्रम जी की तबीयत खराब है। उन्होंने कहा है कि वो अगले महीने से काम पर आएंगे। मैनेजर ने आदमी की बात सुनी और सोचा कि विक्रम की तबीयत खराब होने के कारण उसे कुछ समय देना चाहिए। इसलिए मैनेजर ने अगले महीने तक विक्रम का इंतजार किया, लेकिन अगले महीने भी विक्रम लकड़ी काटकर कारखाने में नहीं लाया। मैनेजर ने सोचा कि विक्रम की तबीयत अभी भी खराब होगी, इसलिए उसने फिर से आदमी को विक्रम के घर भेजा ताकि वो उसकी तबीयत के बारे में जानकारी ले सके। आदमी ने विक्रम के घर जाकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन इस बार विक्रम ने दरवाजा नहीं खोला। आदमी ने सोचा कि विक्रम शायद घर पर नहीं है। तभी निशा ने दरवाजा खोला। मैंने आपको पहचाना नहीं भाई साहब, आप कौन हैं? क्या आप मेरे पति के कोई जानकार हैं? जी भाभी जी, विक्रम जी जिस कारखाने में लकड़ी बेचने का काम करते हैं, मैं वहीं से आया हूँ। पिछले महीने से उनकी तबीयत खराब है, तो लकड़ी काट कर नहीं दे पा रहे थे, इसलिए मैं पूछने आया हूँ कि उनकी तबीयत कैसी है। क्या? लेकिन उनकी तबीयत तो ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। वो तो हर रोज जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटने जाते हैं और कारखाने में बेचकर भी आते हैं। उन्होंने कहा कि मैनेजर साहब एक साथ 2 महीने की तनख्वाह देंगे। लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। नहीं नहीं भाभी जी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैं पिछले महीने भी आपके घर आया था, तो विक्रम भाई साहब ने कहा था कि इस महीने मेरी तबीयत ठीक नहीं है और अगले महीने से काम शुरू करूंगा। लेकिन इस महीने भी वो लकड़ी लेकर नहीं आए, तो इसीलिए मुझे दोबारा आना पड़ा। अच्छा ठीक है, जब वो घर आएंगे तब मैं उनसे बात करूंगी, लेकिन इस बारे में आप मैनेजर को कुछ मत कहना। निशा को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो खुद ही जंगल में पहुंच जाती है। लेकिन जंगल में तो खर्राटों की आवाज आ रही थी। वो आगे जाकर देखती है तो विक्रम गहरी नींद में खर्राटे लेकर सो रहा था। हे भगवान, इसका मतलब ये आदमी हर रोज यहाँ आकर सो जाता है और मुझे लग रहा था कि ये सुधर गया है। अभी बताती हूँ इसे। निशा उसके पास रखे पानी के जग से पानी उसके चेहरे पर डाल देती है, जिससे विक्रम एकदम से हड़बड़ा कर उठता है।
अरे बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। अगर बाढ़ आ जाती तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आलसी कहीं के। मैं तो यही सोचती थी कि तुम सुधर गए और अब अच्छी तरह अपना काम कर रहे हो, लेकिन जब वो आदमी घर पर आया तब मुझे पता चला कि तुम तो 1 महीने से कोई काम ही नहीं कर रहे हो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी जब तक तुम अपना आलस नहीं त्याग देते। मुझे मेरे मायके में लेने मत आना। क्या? निशा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। निशा के जाने के बाद विक्रम सुधरने की कोशिश करता है। अगले दिन वो लकड़ी की गट्ठा लेकर कारखाने में पहुँचता है, लेकिन मैनेजर उसके बारे में सब कुछ जान चुका था, इसलिए उसे काम से निकाल देता है। उसके आलसीपन की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी, इसलिए उसे कहीं भी काम नहीं मिलता, कोई भी उससे लकड़ियां नहीं खरीदता। अपने आलस के कारण वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। निशा को जब उसकी खबर मिलती है तो वो वापस आती है और उसके साथ मिलकर खुद लकड़ी के खिलौने बनाकर उसे देने लगती है। विक्रम अपना लकड़ी के खिलौने बेचने का काम करता है और फिर कभी आलस नहीं करता, क्योंकि उसे अपने आलस का अच्छा खासा परिणाम जो मिल चुका था। वो अपनी जिंदगी में मेहनत करता है और आलस को सदैव के लिए त्याग देता